नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और फिलहाल हम खड़े हैं हिसार में। और हिसार में हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र सिंह सोराण जी। और इनसे ज़रूर जाने कि हरियाणा में अब की बार क्या कुछ चुनावी माहौल है और कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ जो निर्दलीय यहाँ पर एक तरह से अब की बार कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनका क्या रुझान और जनता क्या चाहती है इस बार। रविंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं सबको आप? नमस्कार। ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। क्या लग रहा है हरियाणा में चुनाव इस बार किस तरफ जा रहा है? देखिए, हरियाणा का इलेक्शन का बाईपोलर चुनाव है और क्लियरली ये कांग्रेस के पक्ष में झुकता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कंटेस्ट इस बार नहीं दिख रहा और ख़ास तौर पर जो देहात का इलाका है वो लगभग क्लियर है। शहरों में भी कई शहर, ख़ास तौर पर जो उत्तरी हरियाणा के शहर हैं, उसमें बीजेपी की स्थिति कमज़ोर हुई है। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है और पीएम के ऊपर से जो रैलियाँ हुई हैं वो कोई ज़्यादा असर करने वाली रैली नहीं रही जिससे कि चुनाव में कुछ बदलाव आए। बीजेपी को बड़ी उम्मीद इस बात से रही होगी कि जो पीएम की रैलीज़ हैं उससे शायद कुछ मोमेंटम चेंज हो या वो एक एजेंडा सेट कर पाने में कामयाब हो, लेकिन रैलीज़ उतनी ज़्यादा सफल रही नहीं। उसकी वजह से भी बीजेपी का जो एक हम लोगों को उम्मीद थी कि शायद इस इलेक्शन को और मजबूती से लड़ पाएंगे, वैसा नहीं है। बीजेपी का जो पूरा दारोमदार है वो पहले से ही आज भी हरियाणा में जातियों में अगर कोई विभेद हो जाएगा तो बीजेपी के लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उस तरह का अभी ग्रामीण इलाकों में दिख नहीं रहा है, लेकिन शहरों में उसका असर थोड़ा थोड़ा होना लगा है। लेकिन अभी भी इलेक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ टिल्ट ही दिख रहा है। क्या कारण लग रहा है, क्यों है कांग्रेस? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं दिख रहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो अग्रेशन था, एक तरह से जो गुस्सा था या फिर आम जनता में जो गुस्सा था बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। मैं ऐसा अभी नहीं देख पाया हूँ कि क्योंकि जो मुख्य तौर पर मेरा आकलन तो ये है कि मुख्य तौर पर लोग जो है वो लोकल गवर्नमेंट से नाराज़ थे, प्रदेश सरकार से नाराज़ थे, खट्टर की सरकार से नाराज़ थे। मोदी को लेकर लोगों के बीच में पहले भी थोड़ा सा सकारात्मक रवैया था। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि बीजेपी को जो सफलता हासिल हुई 5 सीटों की, उसमें मोदी का एक बड़ा फैक्टर था। तो मोदी की वजह से या जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी काम की वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में फ़ायदा हुआ था। और इस विधानसभा चुनाव में प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन है हरियाणा में जो सरकार है, वो सरकार बीजेपी के लिए एक लाइबिलिटी बनी है। मुझे लगता नहीं है कि उसका कोई बेनिफिट होगा। और मूल रूप से जो गुस्सा हरियाणा के मतदाता में था वो उसी सरकार को लेके था। मोदी से भी लोग नाराज़ थे, लेकिन उसकी जो उनके प्रशंसकों की भी कोई कमी नहीं थी। उन काफ़ी एक बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी मोदी को पसंद करता रहा है हरियाणा में। लेकिन बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि हरियाणा में जो 2 रैलियाँ हुई हैं वो एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करती हैं बीजेपी के लिए। आप लगातार हरियाणा में सर्वे करें, लोगों से, जनता से मिल रहे हैं। हाल ही में कंगना रनौत की तरफ से किसानों को लेकर बयान आया था कि जो 3 कानून थे वो वापस आने चाहिए। और यहीं पर मनोहर खट्टर जो हरियाणा के पूर्व सीएम रहे थे, उन्होंने एक बयान दिया कि जो किसान थे वो मुखौटा लगाए हुए थे एक तरह से। तो उसके बाद हरियाणा की जनता का क्या रुख है? नहीं, इसी वजह से तो लोग नाराज़ हैं। यही तो एक बड़ा कारण है कि लोग इन्हीं चीज़ों से तो नाराज़ थे। पहले भी किसानों का जो गुस्सा था, और देखिए हरियाणा में तो 60, 62, 65% या उससे भी ज़्यादा परसेंट देहाती लोग हैं। शहर जो है या तो छोटे शहर हैं या फिर ग्रामीण इलाका है। और छोटे शहरों में भी जो लोग रह रहे हैं वो उन्हीं गाँव से, आसपास के गाँव से लोग आके रहें। तो उनका मानसिकता मूल रूप से वही है जो गाँव के व्यक्ति की है। तो इन बातों से उनको प्रॉब्लम होती है, उनको दिक्कत होती है। और इस तरह के बयान, जहाँ तक खट्टर का सवाल है, मनोहर लाल खट्टर का जो उन्होंने बयान दिया है, उनका बयान किसानों को बार बार पिंच करने वाला बयान है कि उनको थोड़ा सा उनका घाव ठीक होता है, उस पर मरहम की जगह फिर नमक छिड़क देते हैं। उस बयान की कोई ज़रूरत मुझे लगता है नहीं, क्योंकि अगर वो लोग किसान नहीं थे तो फिर सरकार ने उन लोगों की बात क्यों मानी जो सरकार को परेशान कर रहे थे या सरकार को दबाव बना रहे। क्योंकि सरकार जब शपथ लेती है कोई मंत्री, तो वो शपथ का ये हिस्सा होता है कि वो किसी भय या दबाव के बिना जनता के लिए काम करेंगे। तो दबाव के सामने तो हुकूमत को झुकना नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब है कि सरकार ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि वो लोग किसान थे और जेन्युइनली अपनी डिमांड कर रहे थे, और जेन्युइन डिमांड्स को मानना हो जमहूरियत में सरकार का काम होता है। जहाँ तक कंगना का बयान का प्रश्न है, देखिए कंगना का बयान भी थोड़ा और गंभीरता से हमको उसको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कंगना केवल एक नेता नहीं है, वो केवल अभिनेता भर नहीं है, वो एक लॉ मेकर हैं, सांसद हैं। और सांसद ही हिंदुस्तान में केवल वो व्यक्ति है जो कानून बना सकता है। लॉ मेकर हैं वो। अगर सरकार कोई बिल पेश नहीं करना चाहती है तो कंगना के पास इस बात का अख्तियार है कि वो एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश कर सकती हैं लोकसभा में।
ये अधिकार उनको है। अब वो पास होगा या नहीं होगा वो एक अलग मसला है। जब तक समर्थन नहीं होगा मेजोरिटी का तब तक बिल नहीं पास होता। लेकिन पेश करने से उनको रोक नहीं सकता, ना उनको पार्टी के परमिशन की ज़रूरत है, ना उनको सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत है। वो खुद इतनी ताकतवर हैं। ये ताकत भारत में, जमहूरियत में, लोकशाही में उनको मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने दी है कि वो लोकसभा में जाके प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। तो अगर उनका विचार इस तरह का कोई है कि अगर किसानों की तरफ से डिमांड नहीं आती है इस बिल को पेश करने के लिए, तो वो भी इस बिल को पेश कर सकती हैं, उनको इस बात का अख्तियार है। तो हम लोगों को इसलिए लॉ मेकर के मुंह से, अगर उनके ज़बान से अगर इस तरह की बात निकल रही है कि कानून लेके आना चाहिए, तो मुझे लगता है वो एक गंभीर मामला है, उस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। हरियाणा में जैसे कांग्रेस से जब शासनकाल रहा उस दौरान लोग कहते हैं कि खर्ची पर्ची का दौर था, और हाल ही में जब जो विधानसभा के जो अब की बार उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के, उनकी काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है कि आपको नौकरी दिलवाई जाएगी 50 वोट पर, कुछ ऐसे पर्चियाँ, कुछ ऐसी नौकरियाँ। तो उसको किस तरह से देख रही है हरियाणा जनता? डैमेजिंग है। बिल्कुल हरियाणा की जनता ऐसी सरकार नहीं चाहती कि जो करप्शन करे या इस तरह की सरकार जो पैसे के बदले में रोज़गार दे या किसी की सिफारिश पे रोज़गार दे। ऐसी सरकार तो कोई नहीं चाहता। अगर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसा कर रहे हैं, हमने भी वीडियोस देखे हैं, तो वो पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। और इस तरह की जनता, हरियाणा की जनता भी निश्चित तौर पर नहीं चाहेगी कि ऐसी सरकार जो करप्शन को बढ़ावा दे वो सरकार हरियाणा में आए। वो डैमेजिंग है, कम्प्लीटली डैमेजिंग है। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी तो जब सरकार में थी तब इन्हीं वजहों से, तो भ्रष्टाचार की वजह से ही तो सरकार के ऊपर ज़्यादा एलिगेशंस लगे थे, वो बदनाम इसी वजह से तो थी। आज फिर से वही बातें अगर वो कह रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि कांग्रेस का तो हित नहीं कर रहे। तो कौन कौन से ऐसे वर्ग है जो अब की बार कांग्रेस से तो समर्थित हो सकते हैं, और बीजेपी को कौन सा एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि वोट बैंक बढ़ा जा सकता है? नहीं, बीजेपी का तो वोट बैंक मूल रूप से शहरी है, लेकिन शहरी इलाकों में भी बीजेपी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ख़ासतौर पर मैं जिन इलाकों में गया हूँ, पंचकुला, अम्बाला कैंट, यमुनानगर, करनाल, रोहतक, गुड़गांव, ये मूल रूप से शहरी इलाके हैं। यहाँ पर भी बीजेपी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कहीं बीजेपी काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है तो कहीं वो फाइट में है। और इस तरह की स्थिति, अगर इस तरह की सीट्स पर भी बीजेपी हारने की पोजीशन में है तो बीजेपी के लिए मुझे लगता है अलार्मिंग सिचुएशन है। कांग्रेस पार्टी को जब से जेजेपी और आईएनएलडी का वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है तब से कांग्रेस देहात में काफ़ी मजबूत हो गई। किसान वर्ग में वो पॉपुलर है और बेरोज़गार जो लोग हैं उनमें वो पॉपुलर हुई है। जो लोग सरकार की पॉलिसीज से दुखी हैं, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, उनके जो परेशानी है वो लोग भी कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तो कांग्रेस का वो वोट बैंक बना है। बीजेपी का शहरी इलाकों में वोट बैंक है और कुछ जातियां हैं जिनको बीजेपी ने अपनी तरफ ज़रूर खींचा है। और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो भी है जो ये बात कहता है या जिनको बेनिफिट मिला है करप्शन फ्री नौकरियों का, वो सेक्शन को भी बीजेपी ने अपने पास लिया है। तो ये एक तरह से नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही बीजेपी की, बिना खर्ची बिना पर्ची, जिसका आने वाले समय में फ़ायदा मिल सकता है उनको। नहीं, नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही है तो चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन वो ये बात ज़रूर हर स्टेज से बोलते हैं कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार रहित नौकरियां मिली, लेकिन उनके भीतर जब हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि नौकरियां कितनी मिली हैं, पहला सवाल ना। और एक बात, दूसरा सवाल, सीईटी वगैरह के जो एग्ज़ाम्स बीजेपी ने कंडक्ट किए थे, उन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने के बाद भी आज इतने दिन के बाद 2021 से 24 में हम लोग खड़े हैं, भर्ती तो हुई नहीं कोई। तो वो ये बात सही है कि बीजेपी की सरकार में नौकरियां बिना पैसे के मिली, ये एक पॉपुलर सेंटिमेंट लोगों में तो है। और इस वजह से लोगों ने बीजेपी को पिछली बार भी वोट दिया है और इस बार भी विधानसभा चुनाव में भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी इस बात वजह से वोट दे रहा है। हाँ, बिल्कुल दे रहा है। और कांग्रेस पार्टी के लिए ये बात एक सेटबैक जैसी है कि उन्होंने जो 2014 तक नौकरियां दी थी उसमें कई तरह के आरोप लगे थे, लेकिन बीजेपी पर भी एचपीएससी के भीतर जब पैसे पकड़े जाते हैं तो सिमिलर आरोप लगते हैं बड़ी नौकरियों में। बड़ी नौकरी मतलब सी और डी ग्रेड के अलावा जो नौकरियां हैं उनको लेकर लोग उनको घेरते हैं कि वहाँ पर बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार हुआ है, जाहिर है तभी तो एचपीएससी में पैसा पकड़ा जा रहा है। तो उन बातों पर बीजेपी भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, लेकिन वो हमेशा जो अपने सी और डी ग्रेड की नौकरी है उनको ही आगे लेके जाती है और उन्हीं को अपना वोट बैंक के तौर पर उनको पेश करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि एक कुछ यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जब हरियाणा में रोजगार के मामले में देखते हैं, उनका बयान देखते हैं तो मन में खुशी होती है, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब बयान सुनते हैं नौकरियों के बारे में तो मन कहीं डगमगा जाता है।
नहीं, मैं थोड़ा सा समझा नहीं सवाल क्या। जैसे कि जो नौकरियों के बारे में, नौकरियां किस तरह से दी जाएंगी, किस प्रायोरिटी के साथ दी जाएंगी, कितनी पारदर्शिता रखी जाएगी, इस मामले में जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के विचार सुने जाते हैं तो लोग सहमत नजर आते हैं। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब इसके ऊपर बयान देखा जाता है तो लोग कहते हैं कि उनकी जो कमेंट होती है उसमें लिखा होता है कि भाई मन डगमगा जाता है इनकी जो एक तरह से नौकरियों के प्रति जो विचारधारा है उसको लेकर। कि मतलब अगर कांग्रेस आएगी तो वो सिफारिश से नौकरी देगी, ऐसा ऐसा? इस तरह का लोगों का एक तरह से मन होता है जब वो कमेंट करते हैं किसी चीज़ पर। नहीं, लोग कहते हैं कि नेता, लोग कहते हैं। हाँ, तो ये बात तो उसके नेताओं ने भी जाहिर किया है ना। आप जिनका नाम लिया, नीरज शर्मा का या और लोग, जो कल कुलदीप शर्मा का बयान आया, तो उसी से तो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनती है तो वो शायद वैसा ही पैटर्न फिर से फॉलो करेगी जो जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी बदनाम हुई थी। और भूपेंद्र हुड्डा हैं या दीपेंद्र हुड्डा या शैलजा, जो बड़े नेता पार्टी के हैं, वो अभी तक उन लोगों ने इस बात को रीअसर्ट नहीं किया है कि वो लोग, अगर नौकरियां हरियाणा में 2 लाख नौकरी दी जाएंगी सही है, लेकिन मसला ये है कि नौकरियां कैसे दी जाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो वो सवाल को तो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप जो है या स्टेट लीडरशिप है, उसी को रीअसर्ट करना पड़ेगा कि वो जब आएंगे तो किस तरीके से मेरिट के आधार पर नौकरियाँ मिलेंगी, या उम्र के हिसाब से नौकरी मिलेंगी, या नौकरी देने का पैमाना होगा क्या, ये तो वही लोग बता पाएंगे। तो और वो लोग नहीं बोल रहे हैं, इनके जो विधायकों के उम्मीदवार प्रत्याशी हैं वो बोल रहे हैं, उसी से तो जनता अपना अनुमान लगा रही है। आप दक्षिण हरियाणा की बात कर रहे हैं। दक्षिण हरियाणा की एक सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है गुरुग्राम की। वहाँ से नवीन गोयल को पीयूष गोयल जी द्वारा भी कह दिया गया कि आप आकर बीजेपी में शामिल हो जाइए, क्योंकि आपका ये मानना है कि आप अगर जीतते हैं तो भी बीजेपी में शामिल होंगे। उसके बावजूद वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए और अब भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये कितना बड़ा घाटा नजर आ रहा है, क्योंकि आपने गुरुग्राम का दौरा भी किया है। नहीं, बिल्कुल घाटा है बीजेपी का। वहाँ पर तो कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं वो तो बीजेपी को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं, और इसलिए पार्टी कोशिश कर रही है कि उनको किसी तरीके से मनाया जाए, क्योंकि जो मूल वोटर है या जिसको एक कैडर बीजेपी के लिए माना जाता है कि ये उनको वोट देंगे, उन लोगों में वो सेंध लगा रहे हैं। और इसी वजह से वहाँ पर जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो मजबूत स्थिति में दिख भी रहा है। वहाँ जो मुख्य लड़ाई अभी आज की तारीख में दिख रही है वो कांग्रेस वर्सेस निर्दलीय ही दिख रही है, और इसी वजह से बीजेपी कोशिश कर रही है उनको मनाने की। तो दक्षिण हरियाणा में कितनी सीटों पर कांग्रेस बीजेपी की टक्कर रह सकती है, या फिर एक तरफा जा सकते हैं बीजेपी? टक्कर तो सारी 11 सीटों पर ही है जब तक नतीजा ना आए, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कहीं कांग्रेस का एज है तो कहीं बीजेपी को, जैसे रेवाड़ी की सीट है या बावल की विधानसभा सीट है, महेंद्रगढ़ है, गुड़गांव शहर है, इन सीटों में कांग्रेस का एज दिखता है। और बीजेपी को बाकी कुछ सीटें जो नारनौल, अटेली, इनमें एज दिखता है बीजेपी को। कुछ सीटों पर काफ़ी टफ कॉन्टेस्ट है, उसको बताना मुश्किल है। जैसे बादशाहपुर की सीट है, वो टफ है, वहाँ पर कॉन्टेस्ट। क्या राव इंद्रजीत जी का प्रभाव फिर से दिख पाएगा? नहीं, राव इंद्रजीत का प्रभाव तो उन इलाकों में दिख रहा है जहाँ पर वो कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन वो हर जगह तो कैंपेनिंग में नहीं गए अभी। जैसे गुड़गांव विधानसभा में एक ही दिन के लिए गए हैं, बादशाहपुर में गए नहीं है, नांगल चौधरी में जाने वाले नहीं है, महेंद्रगढ़ में गए नहीं है। क्या कारण है इसका? नहीं, कारण तो उन्होंने बताया है कि वो नाराज़ हैं, किस व्यक्ति के साथ। बादशाहपुर के कैंडिडेट्स को से वो खुश नहीं है, नांगल चौधरी के कैंडिडेट से खुश नहीं है, ये तो सबको ही पता है। और महेंद्रगढ़ में जैसे रामविलास शर्मा की टिकट काटी गई है तो ही इज़ नॉट हैप्पी विद दैट डेवलपमेंट एज वेल। यही सब रीजंस हैं, और वो अपनी बेटी की सीट जाहिर है उनके लिए प्रायोरिटी है, वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। बावल में उन्होंने रैली की है, वहाँ भी गए हैं, कोसली में भी गए हैं, अपने इलाके में जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उनका अटेली पे है। रामविलास शर्मा जी का टिकट कटा, लेकिन वो फिर से यहाँ पर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फायदा मिल पाएगा बीजेपी को? बीजेपी के लिए प्रचार कहाँ कर रहे हैं? एक दो प्रोग्राम में देखे गए हैं वो। अच्छा, मेरी जानकारी में तो नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा था कि वो अभी शांत हैं और ज़्यादा प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है कोई भी पार्टी का बड़ा नेता होगा, उसके शांत बैठने से या नाराज़ होने से तो नुकसान ही होगा। तो रामविलास शर्मा, सबको पता है कितने सीनियर लीडर हैं, कितना ज़्यादा उनका पहचान हरियाणा में है। तो अगर वो नाराज़ होंगे तो उसका बेनिफिट कैसे कांग्रेस बीजेपी को होगा? नुकसान होगा। तो क्या लग रहा है हरियाणा में किस तरह लोगों का रुझान है? सरकार किसकी में नजर आ रही है? कांग्रेस स्ट्रॉन्ग है। कांग्रेस कितनी सीटों पर? सीट तो कहना मुश्किल है, लेकिन मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी कम से कम कांग्रेस पार्टी ले जाएगी, इस तरह की हालात लग रहे हैं। और इलेक्शन, खैर देखिए, आखिरी का जो सप्ताह होता है उसमें इलेक्शन बड़ा क्रूशियल होता है। और जो बड़ी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की रैली ज़्यादा सफल नहीं रही, आज राहुल गांधी की रैली है, उससे एक मोमेंटम बिल्ड होगा कि उसके बाद लोग कितना झुकाव होता है। आज जो रैलियाँ होंगी उसमें कितना उत्साहित भीड़ आती है, कितनी ज़्यादा भीड़ आती है, वो कहीं ना कहीं तय करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस इलेक्शन में क्लियर कट मेजॉरिटी की तरफ बढ़ता हुआ मैं तो देख रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। ये हमारे साथ
तो साथियों, हमारे साथ फिलहाल मौजूद थे हरियाणा और इस देश के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक रविंद्र सिंह सोराण जी। इन्होंने अपनी राय रखी हरियाणा के पूरे विधानसभा चुनाव पर और एक एक आकलन बताया कि कौन सी सीट से कैसे यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, साथ ही साथ किन इलाकों में कांग्रेस मजबूत है और बीजेपी को कहाँ घाटा हो रहा है। धन्यवाद।